चैप्टर 9। प्रताप और अविनाश। होटल मूनलाइट। शाम के 7:30 बज रहे थे। प्रताप विशालगढ़ के कुख्यात धोबी घाट के एक रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। उस वक्त रेस्टोरेंट में 2-4 ग्राहक ही थे। प्रताप कोने में एक मेज पर बैठ गया। क्या लाना है सर? एक वेटर के उसके पास आते ही पूछा। अविनाश को थाली में ले आओ, जल्द ही। उद्धरण। प्रताप के आदेश से वेटर हैरानी से प्रताप की ओर देखने लगा। तुमने नहीं सुना? प्रताप ने कठोर स्वर में कहा। मैं अविनाश से मिलना चाहता हूँ। उससे कहो कि कैप्टन बुला रहा है। प्रताप की आवाज में कठोरता को महसूस करके वेटर चुप होके चला गया। प्रताप को अब और इंतजार नहीं करना पड़ा। 3 मिनट में ही अविनाश उनके पास पहुंच गया। मजबूत, वो करीब 6 फीट लंबा और मजबूत कद काठी का युवक था। उसके बाल घुंघराले थे। उसकी आंखों में एक प्रकार की स्थायी कठोरता थी। 3 साल पहले अविनाश को इस इलाके का दबंग माना जाता था, लेकिन प्रताप की मदद से एक मामले में गलत तरीके से फंसने से छुटकारा पाने के बाद उसने बदमाशी छोड़ दी और प्रताप की सलाह पर इस रेस्टोरेंट व्यवसाय को अपना लिया। आओ प्रताप, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने दोनों के लिए कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। तभी अविनाश ने प्रताप से पूछा, कहिए क्या काम था? मुझे मालूम है तुम किसी काम से आए हो, वरना आपको अपने काम से फुर्सत कहाँ। तू अब मस्केबाजी बंद कर। प्रताप अपनी कॉफी का कप उठाकर बोला, हाँ, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहो क्या काम है? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर। अविनाश मक्कम आवाज में बोला। मुझे अभी किसी की जान मांगने में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रताप अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोला। अविनाश ने उसके मुंह के एक्सप्रेशन दिखाते हुए, तेरी यह ऑकवर्ड लैंग्वेज मुझे नहीं समझ आती, अब तू सीधे सीधे बोल। उद्धरण चिन्ह। प्रताप ने अविनाश को देखते हुए कहा, मैं तुमसे ब्लैक टाइगर के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अविनाश प्रताप की बात सुनकर हैरान बड़ी बड़ी नजरों से प्रताप को देखने लगता है। उसे अपने आप को ऐसे देखे हुए प्रताप नासमझ और सवालिया नजरों से अविनाश को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जान, मैंने कई भूत प्रेत की बात की हो। उद्धरण चिन्ह। तू भूत प्रेत की नहीं, उससे कहीं ऊपर के शख्स की बात कर रहा है। अविनाश ने प्रताप का जवाब देखते हुए कहा, यानी कि तुम ब्लैक टाइगर को जानते हो? प्रताप अपनी जज से पूछा। अविनाश ने हमें सिर हिलाया। कौन है ये ब्लैक टाइगर? प्रताप ने तुरंत पूछा। यह कोई नहीं जानता। अविनाश। मतलब? प्रताप। यह सच है कि अपराध की दुनिया में कोई भी उसके नाम से वाकिफ है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। अविनाश। और ये नासिर किसका आदमी है? प्रताप ने पूछा। क्या तुम बंदर रोड के गैंगस्टर नासिर के बारे में बात कर रहे हैं? अविनाश ने प्रताप को सवाल करते हुए पूछा। उसके बारे में हर कोई जानता है, तुम्हें भी जानना चाहिए। ये जमशेद सेठ का खास चमचा है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब यह है कि जमशेद ब्लैक टाइगर हो सकता है। प्रताप विचारमग्न स्वर में बोला। पर तुम इन सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अविनाश ने सवाल करते हुए कहा। जवाब में प्रताप ने उन्हें रात की घटना का विवरण बताया। ये सुनकर अविनाश गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन शायद वह प्रताप की बात से सहमत नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ क्षण सोचने के बाद अविनाश ने सिर हिलाया। क्यों? प्रथम अपनी उस सवाल करते हुए पूछा। जमशेद खुद इस ब्लैक वर्ल्ड का किंग कहा जाता है, उसकी सिर्फ नाम ही सबको डराने के लिए काफ़ी है। उसकी हैसियत ही इतनी बड़ी है तो उसे ब्लैक टाइगर का रूप लेने में क्या ज़रूरत? वह उसका सब काम अपने नाम से ही करवा सकता है। अविनाश ने कहा। तुम्हारी बात मुद्दे की है, लेकिन तुमने खुद ही कहा है कि नासिर जमशेद का आदमी है। प्रताप ने उसकी बात सुनते हुए कहा। ये सही है। ये बात मैं ही नहीं, हर कोई जानता है। एक बार जमशेद के आदमियों से मेरी लड़ाई हो गई थी, तब से मैं नासिर को पहचानता हूँ। उस समय नासिर के साथ रहमान भी शामिल था। अविनाश सोचते हुए कहता है, यानी कि तुम्हारी मुताबिक जमशेद ब्लैक टाइगर नहीं है? प्रताप अपनी अविनाश को सवाल किया। मेरा मन तो इस बात को करने के लिए तैयार नहीं और इसके पीछे कोई ठोस कारण भी मुझे नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने कहा, तू कॉफी पी, मैं अभी आ रहा हूँ।
कहकर अविनाश खड़ा हो गया। अब तू कहाँ जा रहा है? प्रताप अपने सवाल करते हुए कहा। तेरे काम से ही जा रहा हूँ, कहकर अविनाश चला गया। उसके जाने के बाद प्रताप उसका वेट करने लगा। तकरीबन आधा घंटा हो गया था। अभी तक अविनाश लौटा नहीं था और प्रताप बोर हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करने लगा। दूसरी तरफ होटल पैसिफिक, एडवोकेट कामदेव शर्मा, कांतिलाल दुबे और कमलकांत एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर लगी कुर्सियों पर बैठे थे। इस कमरे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। कामदेव शर्मा सैंडविच चबा रहे थे। सामने बैठे कांतिलाल दुबे अपने बाएं हाथ में पकड़े गिलास से विस्की डाल रहे थे, जबकि कमलकांत होठों के बीच जलती हुई सिगरेट दबाए दोनों हाथों से कार्ड बांटने में व्यस्त थे। मेरे कार्ड्स मत देना, कामदेव शर्मा ने दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा और बोले। क्यों? कमलकांत ने सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इतना कहकर कामदेव शर्मा ने अपना गिलास मुंह की ओर बढ़ाया। वह तेजी से विस्की गटकने लगा। अचानक उसे खांसी आ गई। उसके हाथ का विस्की का गिलास छलक गया। उसे बहुत खांसी आने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी ऐसी हालत देखकर कांतिलाल बोला, क्या हुआ, तू इतना खांस रहा है? कहीं तुझे अस्थमा तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। कामदेव सेरेमनी नामी सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये तो बस ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर कमलकांत बोला, भगवान ऐसी बीमारी किसको ना दे। उद्धरण चिन्ह। तुम तो इस बीमारी से बहुत डरे हुए लगते हो, कांतिलाल ने कहा। हाँ। कमलकांत ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और उसका ठूंठ एस्ट्रे में डाल दिया। बात यह है कि मैं खुद इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। क्या? कांतिलाल ने आश्चर्य से कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी कोई बीमारी है। तुम सिगरेट भी पीते हैं, जब इस बीमारी के लिए धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है। उद्धरण चिन्ह। सावधानी के लिए मैं अपने पास दवा रखता हूँ और जैसे ही मुझे अस्थमा का दौरा पड़ने का एहसास होता है मैं दवा ले लेता हूँ। और मैं कभी कभार ही सिगरेट पीता हूँ। कमलकांत बोला। ओह, लेकिन आज बड़ों के लिए यह बीमारी सामान्य हो गई है। कांतिलाल ने कामदेव शर्मा की ओर देखकर कहा, तुम भी एक बार पूरा चेकअप करा लो कामदेव। तुम अक्सर बात करते करते उत्साहित हो जाते हो या हंसते हंसते तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं। तुम एक बूढ़े दम रोगी की तरह गहरी सांसें लेने लगते हैं। हालांकि जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं चेकअप कराऊंगा, कामदेव शर्मा ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। तभी कामदेव शर्मा का फोन बजने लगा। अभी वह तीनों कमलकांत की होटल पैसिफिक में एक स्पेशल रूम में बैठे थे। इस रूम की बालकनी से समुद्र का नज़ारा देखा जा सकता था और वह बालकनी भी बहुत बड़ी थी। कामदेव शर्मा ने जैसे ही फोन उठाया सामने से एक आवाज आई, मुझे पहचाना। फोन एक अननोन नंबर से आया था पर आवाज सुनकर कामदेव शर्मा समझ गया कि यह किसका फोन है। चैप्टर 10। जमशेद शेठ। जी सुरमा साहब कहिए। सामने से डॉन सुरमा की आवाज आई। तुमने मेरा काम किया या नहीं? उद्धरण चिन्ह। डॉन सुरमा जमशेद का कंपटीटर था पर जमशेद की ताकत उससे कई ज्यादा थी। एक दिन जमशेद के आदमियों ने सोने के एक बड़े व्यापारी के शोरूम पर हमला किया। उसी वक्त सुरमा के आदमियों ने भी वहां पर हमला किया। उन्होंने काफी सारा सोना लूट लिया था। तभी सोने की एक बुद्ध भगवान की मूर्ति जमशेद के आदमियों का हाथ लग गई थी। वह मूर्ति तकरीबन 80 लाख की थी। डॉन सुरमा को यह मूर्ति चाहिए थी। उसने कामदेव शर्मा से कहकर जमशेद से उस मूर्ति को लेना चाहता था। कामदेव शर्मा जमशेद का पर्सनल एडवोकेट था। उसके सभी कानूनी काम कामदेव शर्मा ही संभालता था। कोष्टक। जवाब में कामदेव शर्मा ने, जी मैं अभी उनसे बात करने वाला हूँ लेकिन मुझे लगता है वो इस मूर्ति के लिए नहीं मानेंगे। उद्धरण चिन्ह। कुछ क्षणों के लिए विपरीत छोर पर सन्नाटा छा गया। तुम कोशिश करते रहो। कुछ क्षण बाद विपरीत छोर से कहा गया, मुझे यकीन है कि देर सबेर तुम जमशेद के गले में घंटी डाल देंगे कि मुझे बुद्ध की मूर्ति देने उसे कोई ऐतराज नहीं। जमशेद को आज भी तुम्हारी आवश्यकता होगी। यदि तुम्हें उचित अवसर मिले तो आज एक बार फिर मेरे प्रस्ताव के बारे में कुछ शब्द उसके कानों तक पहुंचा दो। उद्धरण। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उद्धरण।
कामदेव शर्मा बोला। सामने से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कामदेव ने गहरी सांस ली और फोन नीचे रख दिया। किसका फोन था? कमलकांत ने पूछा। डॉन सुरमा का, कामदेव शर्मा ने धीरे से कहा। वह चाहते हैं कि मैं इस विषय में जमशेद सेठ से बात करूं। तो क्या तुम? कहते कहते कमलकांत बीच में अटक गए। तो क्या? मुझे नहीं लगता कि आज इस मामले में जमशेद सेठ से कोई बातचीत करना उचित होगा। फिर भी सुविधा होगी तो बात करूंगा। कहते हुए कामदेव शर्मा उठ खड़े हुए। अब वो जमशेद के पास जाना चाहता था। जमशेद सेठ, उम्र करीब 40 साल, ऊंचाई 6.25 फीट, मजबूत शरीर बनाए, चौड़े कंधे, चेहरा बहुत आकर्षक है। यही जमशेद 15 साल पहले फिल्म में हीरो बनने मुंबई गया था। लेकिन 5 साल तक स्टूडियो के चक्कर लगाने के बाद उनका हीरो बनने का सपना टूट गया। उनकी हिम्मत कम हो गई। वो अपने मूल स्थान पर वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि वो मुंबई पहुंचते ही अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेताओं को फिल्मी दुनिया से रिटायर कर देंगे। लेकिन उन लोगों के बजाय उन्हें खुद फिल्मी दुनिया में आने से पहले उस दुनिया को छोड़ना पड़ा। और जमशेद जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट, गुंडागिरी के मैदान में उतर गया। वो फिल्मी दुनिया की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके लेकिन इस ब्लैक वर्ल्ड के ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। इसके बाद वह 8 साल पहले यहाँ आया। उसे लगा कि विशालगढ़ में और प्रगति की जा सकती है और उसने अपना अवैध कारोबार बखूबी स्थापित कर लिया। बेशक अपराध की दुनिया में भी, क्योंकि कुछ सिंडिकेट एक दूसरे के विरोधी हैं, डॉन सुरमा, जिनका अपना अलग सिंडिकेट था, आज जमशेद की तरह ही जमशेद के दुश्मन थे। निस्संदेह वह जमशेद जितना शक्तिशाली नहीं था। ये था जमशेद सेठ का परिचय। अभी वह अपने खुद का 5 स्टार होटल ब्लू मून की 5वीं मंजिल पर एक प्राइवेट वार्ड में थे। वार्ड में जमशेद के अलावा उनका दाहिना हाथ माने जाने वाले रहमान और वकील कामदेव शर्मा भी मौजूद थे। कामदेव शर्मा जमशेद के कानूनी सलाहकार थे। जमशेद या उसके आदमियों के खिलाफ सभी मामलों की देखभाल और पैरवी करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसके बदले में उसे हर महीने 2 लाख रुपये मिलते थे। 2 मिनट पहले कामदेव शर्मा आए तो जमशेद फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बात खत्म होने के बाद जमशेद ने रिसीवर रख दिया और सिंहासन जैसे कीमती और विशाल सोफे पर बैठ गया। किसका फोन था सर? कामदेव शर्मा ने जमशेद के चिंतित चेहरे की ओर घूरते हुए पूछा। डीएसपी का, जमशेद ने कहा। क्या कह रहे थे? कामदेव शर्मा। वह नालायक डर गया है, जमशेद बोला। कल रात की घटना से। उन्हें डर है कि रात की घटना की जांच करने वाले अधिकारी कुछ भ्रम पैदा करेंगे। कौन प्रताप? कामदेव शर्मा ने सोचते हुए पूछा। मैं उसका नाम नहीं जानता, जमशेद ने कहा। मैं उसे कल रात मिला था। वह बहुत अजीब दिमाग वाला आदमी है। कामदेव शर्मा ने कहा। क्या उसने कुछ गलत किया? जमशेद ने उसकी बात सुनकर पूछा। नहीं सर, उसने नासिर को भी तुरंत छोड़ दिया था। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह ये सब लाचारी से कर रहा है। पर वो बहुत चालाक मन का लगा। कामदेव शर्मा ने कहा। उसे छोड़ो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, वह जैसे भी हो हमें क्या। और नासिर का क्या हुआ? जमशेद ने कामदेव शर्मा को पूछा। नासिर ने अपना काम कर दिया होगा सर। उसे ऐसे काम का अनुभव है। किसी भी वक्त सुशील का शव मिल जाएगा। मैंने नासिर को काम खत्म होने के तुरंत बाद अपने गांव करसनपुर जाने के लिए कहा है। अब तक शायद वहां तक पहुंच गया होगा। और सर, वह आदमी सुशील, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। अंत में वह भाग गया और फिर नासिर को गोलियां चलानी पड़ी और उस आदमी की जगह उसकी पत्नी को गोली लग गई। तभी पुलिस आ गई थी और नासिर उनके हाथ चढ़ गया था। ये सब सिर्फ सुशील की वजह से हुआ था और हमारा काम अधूरा रह गया। ये हमारा काम नहीं था कामदेव, वह ब्लैक टाइगर का काम था। ब्लैक टाइगर ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर सुशील ने धोखा दिया तो नासिर या रहमान को ऐसा करना होगा। ये ब्लैक टाइगर का काम था। कामदेव शर्मा आश्चर्यचकित करने वाली आवाज से पूछा। लेकिन वह कौन है? मैं ये भी नहीं जानता कि ब्लैक टाइगर वास्तव में कौन है। इसने मुझ पर वज्रपात की तरह प्रहार किया है। उस नालायक ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जमशेद ने एक
शब्द पर जोर देते हुए कटु स्वर में कहा, मेरी कुछ कमजोरी उसके हाथ लग गई है, इसलिए अब मुझे भी उसके नचाए नाचना पड़ेगा। जमशेद ने दांत पीसते हुए कहा, कहीं ये ब्लैक टाइगर डोन सुरमा तो नहीं? कामदेव शर्मा ने पूछा। नहीं, जमशेद की आवाज दृढ़ थी। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब प्लीज।